लेकिन अब बात करते हैं ब्रेक्जिट वोट की और उससे होने वाले इंडिया इम्पैक्ट की। और मेरे सहयोगी संदीप मौजूद भी हैं। संदीप, हालांकि कंसेंसस कहें या फिर ये कहें कि इंडिकेशंस और ज़्यादातर मार्केट्स इस बात को फैक्टर इन करके चल रहे हैं कि शायद ब्रिटेन एग्जिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो कौन कौन से वो सेक्टर्स होंगे और प्रिसाइज कौन से वो शेयर्स होंगे उस सेक्टर से जिन पर असर पड़ सकता है? शुक्रिया दीपाली। होप्स यही है कि शायद ब्रेक्जिट जो फिनोमिना जिसकी बात की जा रही है वो ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात सबसे पहला इम्पैक्ट पाउंड के ऊपर देखने को मिलेगा। पाउंड में गिरावट आएगी और कुछ एनालिस्ट ऐसा मानते हैं कि शायद 5% तक की गिरावट हो सकती है। तो जो सेफर करेंसी है डॉलर येन जैसी, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो निवेश है वो बढ़ता नजर आ सकता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो जाहिर सी बात है इंडियन रुपी के ऊपर भी वीकनेस का जो इम्पैक्ट है साफ तौर पर देखने को मिलेगा। दुनिया भर के जो शेयर बाजार है वहां से पैसा निकलने की स्थिति साफ तौर पर बनती हुई दिखेगी, क्योंकि रिस्क ऑफ ट्रेड बनते हुए दिखेंगे। तो उस सिचुएशन में सोने जैसी जो सेफर हेवंस हैं वहां पे कहीं ना कहीं जो निवेश है वो बढ़ता नजर आ सकता है। और यूके में जिन कंपनीज का भी कारोबार एक्सपोजर है उनमें कहीं ना कहीं एक डेंट देखने को मिल सकता है। बॉर्डर पर्सपेक्टिव में अगर आप इंडिया की बात करें तो जो एक्सपोर्ट्स है उसके ऊपर एक डेंट साफ तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ईयू अगर आप देखें इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। वही 16 में अगर आप देखें कुल एक्सपोर्ट का करीब 18% हिस्सा वहीं से आया था और करीब 113 अरब के आसपास का टोटल ट्रेड था। उसमें से अगर आप यूके की बात करें तो उसका हिस्सा अगर आप देखें करीब 8% के आसपास का था। करीब 9 अरब के आसपास का जो टोटल कारोबार है यूके के साथ होता है। तो अगर ब्रेक्जिट की सिचुएशन बनती है इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर एक बड़ा डेंट देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो आईटी कंपनीज है उनमें भी कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर पाउंड पे प्रेशर आता है, डॉलर में मजबूती आती है तो क्रॉस करेंसी हेडविंड्स कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज के नतीजों में साफ तौर पे देखने को मिलेंगे। और वैसे भी कुल आईटी एक्सपोर्ट अगर आप देखें उसका 25% हिस्सा ईयू से ही आता है। तो उस लिहाज से भी देखा जाए यूके एक बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है 10 अरब के आसपास का। तो अगर ब्रेक्जिट की सिचुएशन बनती है तो कुछ डील्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है, कुछ डिलेस देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से आईटी कंपनीज भी इंपैक्टेड होंगी साफ तौर पे। इसके साथ साथ जो ऑटो कंपनीज है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर पाउंड में कमजोरी आती है तो इनके जो एक्सपोर्ट आए हैं उसमें जरूर बढ़त देखने को मिले, लेकिन इनके जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें कुछ जो कॉस्ट है उसमें एक एस्केलेशन देखने को मिल सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी बनेगी। तो उस लिहाज से ऑटो कंपनीज भी सीधे तौर पे इंपैक्टेड दिखेंगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बात करें, जैसे मैं कह रहा हूं कि ऑटो कंपनीज इंपैक्टेड होंगी, तो टाटा मोटर्स एक कंपनी है, जीएलआर के जरिए इनका बड़ा एक्सपोजर है। 24% के आसपास की आय इनकी वहां से आती है, लेकिन प्रॉफिट का करीब 90% के आसपास का हिस्सा वहां से आता है। तो इनके लिए एक बड़ा डेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा टाटा स्टील, भारत फोर्ज 12 से 30% के आसपास का एक्सपोजर इनका भी है। अगर ब्रेक्जिट की सिचुएशन बनती है तो इनके रेवेन्यूज के ऊपर भी साफ तौर पर डेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मदरसन सुमी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी 60% आय वहीं से आती है। हिंडाल्को, टीसीएस, इनकी आय का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें यूके से आता है। तो अगर ब्रेक्जिट की सिचुएशन बनती है इनके ऊपर भी डेंट आएगा। कुछ और आईटी कंपनीज में अगर आप देखें इन्फोसिस 16%, एचसीएल टेक 31% और टेक महिंद्रा अपने कुल रेवेन्यूज का करीब 22% के आसपास का जो रेवेन्यू है वहीं से डिराइव करती है। तो उस लिहाज से अगर ब्रेक्जिट की सिचुएशन बनती है तो काफी सारी आईटी कंपनीज, ऑटो कंपनीज, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसी जो मेटल कंपनीज हैं उनके ऊपर भी सीधे तौर पे इंपैक्ट देखने को मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल सकता है अगर ब्रेक्जिट होता है तो आईटी और स्पेशली ऑटो कंपनीज पर। विवेक, I'd like to bring you in यहाँ पर और जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से नाम यहाँ पर मेंशन किए, सबसे ज्यादा रेवेन्यूज कंट्रीब्यूशन जो होता है यूरोपियन यूनियन से, ब्रिटेन से, अगर देखा जाए टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी जैसी ऑटो कंपनीज पर, इन पर किस तरीके का असर देखने को मिल सकेगा अगर यहाँ पर एग्जिट होता है? और खास तौर पर अगर आईटी स्पेस पर नजर डालें, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, सभी पर एक असर देखने को मिल सकता है। कितना इंपैक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर और इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? देखिए, this is the first time such a thing is happening, so very difficult to comment at this point of time, but definitely volatility in these stocks, particularly IT, auto and metal, is going to be very high over next couple of days. अगर exit होता है तो I won't be surprised अगर 3 to 5% तक का downside दिखाई दे। There will be lot of companies which have got good management. These are temporary problem which gets created. अगर किसी के पास risk appetite है, this weakness should be used as a buying opportunity. Some of the stocks which I will recommend to buy in case of volatility will be Tata Motor. Weakness में definitely इसमें purchase करना चाहिए. The company has been actually going from strength to strength. नियर टर्म में weakness रह सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में उसमें जो अपसाइड है बना रहेगा। अगर इन्फोसिस या टीसीएस अच्छे डाउनसाइड पे मिल जाते हैं, एनीथिंग बिटवीन 5 to 10% डाउन, तो दैट शुड अगेन बी ऑन द बाय लिस्ट। जी, चलिए क्वेरीज को शामिल करते हैं शो में और तुषार है हमारे साथ फोन लाइन पर अमरावती से। तुषार, गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग दीपाली मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास श्री सीमेंट है 2500 शेयर 170 के भाव पर। 170 के भाव पर? ये आपकी खुद की खरीद है या आपको आपके पेरेंट्स से मिले हैं?
जी जी, मेरे पेरेंट्स से मिले। यानी विरासत में आपको मिले हैं ये शेयर्स, और एक ऐसी विरासत जहां पर आपका मुनाफा कई गुना हो चुका है। जी मैडम, मेरा सवाल ये था, मुझे इससे एग्जिट होकर अशोक लेलैंड में पोजीशन बनानी है मैडम 10 साल के लिए। 10 साल के लिए, जी ठीक है। मैं टारगेट जानना चाहता हूँ, मैं अशोक लेलैंड में 10 साल के बाद कितना होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस पर मैं कमेंट, क्योंकि 10 साल का नजरिया है तो मैं विवेक का कमेंट लेना चाहूंगी। विवेक, 170 परचेजिंग प्राइस है श्री सीमेंट में, यानी 2004 या 2005 की शायद खरीद होगी, और इसके बाद कंपनी ने लगातार डिविडेंड्स भी दिए हैं, जिसके बाद जो वैल्यू है स्टॉक की वो 14,000 की हो चुकी है। तो अब इनकी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक ये श्री सीमेंट से मुनाफा समेटना चाहते हैं और अशोक लेलैंड खरीदना चाहते हैं, अगेन 10 साल के नजरिए से, शायद अपने बच्चों को ये गिफ्ट करना चाहें जैसे इनको गिफ्ट मिला है श्री सीमेंट का। क्या आप इनकी स्ट्रैटेजी से सहमत हैं? देखिए, फर्स्टली तो हम किसी को भी स्टॉक कंसंट्रेशन कभी एडवाइज नहीं करते हैं। From what he's saying, my belief is Shree Cement has to be a significant portion of his portfolio. Yes, he needs to reduce the position. Cement is expected to see a multi-year bull run. So cement में से पूरी पोजीशन तो निकालनी नहीं चाहिए, and of course he should have a diversified portfolio of the stocks. Ashok Leyland, yes, should be one of the bigger beneficiaries of the boom that we are seeing in the CV space. Focus on the infrastructure by the government of India. उसके रहते we will see a upside. Moreover, the government is targeting retiring a lot of old vehicles that are more than 10 years old in order to control the pollution. That will again be something which will be driving the interest in this space. The company is also focusing on defense area. Stock is quoting at 100 rupees. We believe this stock has a potential to give 20 to 25% return over next 3 to 5 years time. 10 years will be too long a period to talk about. और जो सीमेंट है उसमें पूरी पोजीशन नहीं निकालनी चाहिए. Some of the stocks to focus at this point of time. Yes, थोड़ी श्री सीमेंट में पोजीशन बनाए रखनी चाहिए. बिरला कॉप, डालमिया सीमेंट and JK Cement are some of the other stocks which he can look at in that space. जी बिल्कुल। चलिए, तो दोनों ही शेयर्स पर आपको राय भी मिल चुकी है। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हैं वो हैं कर्नाटका से श्रीनिक। नमस्कार श्रीनिक, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास BASF के 40 शेयर्स है 1090 पे, जो मैंने नवंबर 2015 में लिए हुए हैं और मैं 5 साल तक रखने का नजरिया रखता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश, 5 इयर्स पर्सपेक्टिव बासफ इंडिया के शेयर्स है 1090 पर खरीदे हैं, फिलहाल थोड़े नुकसान में चल रहे हैं, 1038 पर करंट लेवल्स हैं, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है, सलाह क्या देंगे? If I look at the long-term charts of BASF, they look a little conducive. यहाँ पे consolidation formation हो रही है, and the stock is trading in the range of 980 and 1080 on the upside. फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए. If you give some time, the stock can retest the levels around 14 to 1500 on the upside. अगले कॉलर हमारे साथ डी जोशी मौजूद हैं फोन लाइन पर। जोशी साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। वहाँ से जेपी इंडस्ट्रीज के 2000 शेयर है और जेपी पावर के 4000 शेयर है। जेपी पावर के आपके पास 4000 क्वांटिटी है? जी जी। और परचेजिंग प्राइस क्या है आपका? जेपी इंडस्ट्री का 40 है और जेपी पावर का 10-12। और आपका नजरिया क्या है, कितने और समय आप रुक सकते हैं? हालांकि नुकसान हो रहा है आपको दोनों ही निवेश में। नुकसान हो रहा है मैडम, इसलिए मैं रुक तो सकता हूँ अभी, अब आपको कोई वो नहीं है अपने पास। ठीक है विवेक, जेपी एसोसिएट 40 की खरीद है, 7 रुपए पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और जेपी पावर यहाँ खरीद है इनकी 10 रुपए की। दोनों ही निवेश में इनको भारी नुकसान हो रहा है, और फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स इस पूरे ही ग्रुप के किसी से छिपे भी नहीं है। क्या करना चाहिए इनको? आपने सही कहा, ये ग्रुप के फंडामेंटल किसी से छुपे नहीं है। द कंपनी इज बॉक्ड डाउन बाय ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट. They are trying to restructure the debt by getting rid of both non-core and core assets. जो अच्छे एसेट हैं वो इसके बिकते जा रहे हैं, और जो पीछे रहता जा रहा है those are dead assets which are not likely to contribute significantly. हमें लगता है कि the company has gone at a point of no return. It is very difficult for the company to come out of the mess they have got into. We don't see any hope for this stock. It is prudent कि आप इनमें से पोजीशन में से एग्जिट कीजिए और कहीं और अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए जहां पर सुपीरियर रिटर्न कैन बी जनरेटेड। जी चलिए, अगला सवाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश से बलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार बलवान जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम मैंने यूको बैंक के 10,000 शेयर लिए थे 30.2 पे। ठीक है, मैं इन पे बना रहा हूँ या निकल जाऊँ?
अच्छा, आपको राय दिलवा देते हैं। लोकेश 30 पर लिया हुआ है इन्होंने यूके बैंक और अराउंड 9-10 रुपए का इनको प्रॉफिट भी हो रहा है। स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए इनकी? If I look at the long-term charts of UCO Bank, यहाँ पे sideways consolidation हो रही है। The stock is trading in the range of 40 to 32. आप 35 पे stop loss कर अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 43 to 44 ऑन द अपसाइड। रंजीत है हमारे साथ फोन लाइन पर कोलकाता से। रंजीत नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मैंने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर लिए 1000 शेयर 720 रुपए के भाव पे। ये मैंने मर्जर के एंगल से लिए थे, जो कि इनकी बुक वैल्यू 963 के आसपास है। तो अभी मैं क्या करूं? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। क्या करना चाहिए विवेक? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, जब मर्जर की खबर आई उसके बाद 3 सेशन स्टॉक्स लगातार चले और उसी तेजी में इन्होंने ये खरीद की 720 की। अब इनको नुकसान हो रहा है, पूरे 100 रुपए, ऑलमोस्ट 100 रुपए नीचे आ चुका है इनकी खरीद भाव से। अब क्या करना चाहिए? Just after the announcement of the merger, we had seen a lot of the subsidiary company stocks moving up very sharply. Definitely, expectation was the merger will be significantly in favor of these subsidiary companies, which were trading at a discount to State Bank of India. लेकिन उसके बाद we have seen a big fall in the stock prices. We believe the merger process is going to be a very long drawn process. It is not going to be easy और ज़्यादा इसमें अपसाइड नहीं लगता है। It is prudent to exit out of the stock and invest into some other better quality stock. We don't see the stock crossing 700 rupees in near future. जी, एग्जिट करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल हम एसएमएस के जरिए ले लेते हैं और मिस्टर पाल ने हमें सवाल भेजा झारखंड से। सनफार्मा पर ये जानना चाहते हैं। 300 शेयर्स है इनके पास, 776 का इनका परचेजिंग प्राइस है। फिलहाल 738 पर चल रहा है, तो इनको नुकसान तो हो रहा है लोकेश, लेकिन लंबी अवधि का अगर नजरिया हो तो सनफार्मा पर क्या करना चाहिए? देखिए साक्षी जी, हम सनफार्मा के लॉन्ग टर्म चार्ट को स्टडी करते हैं। वी सी राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन, जहाँ पे स्टॉक ने 710-720 की आसपास अच्छी सपोर्ट ली एंड वी सॉ बुल रन अगेन टू द लेवल्स ऑफ 770। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। वेट फॉर द स्टॉक टू रीच द लेवल्स अराउंड 720। अगर वहाँ से पुल बैक आएगा तो आपको 770-780 के लेवल्स मिल जाएंगे। वहाँ पर चाहे तो अपनी पोजीशंस को आप ऑफलोड कर सकते हैं। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू सी द स्टॉक इज ब्रीचिंग द लेवल्स ऑफ 720-710, तो इमीडिएटली स्टॉक से एग्जिट भी कर लीजिएगा। अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए साफिक हैं कोलकाता से। नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। जी मेरे पास इंडिगो शेयर है 1080 पे 180 शेयर। 1080 के भाव पर 180 शेयर्स हैं इंडिगो के। ठीक है, आपको कमेंट्स दिलवा देते हैं। नुकसान हो रहा है विवेक इनको, 1026 पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन दो फैक्ट, एक तो जो एफडीआई का न्यूज फ्लो रहा वो इस पूरे सेक्टर के लिए अभी भी पॉजिटिव है, और दूसरा इंडिगो बीते कुछ मंथ्स के अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक के फिगर्स देखेंगे तो वो एनकरेजिंग रहे हैं। मे भी 22% के आसपास का पैसेंजर ट्रैफिक रहा है, जिसमें लीड किया है एक बार फिर से इंडिगो ने। क्या करना चाहिए इनको? Yes, the growth in the passenger traffic is very robust over last year to two. और जो इंडिगो है अपना पोजीशन कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करता जा रहा है। राइट नाउ दे गॉट नियरली 38% मार्केट शेयर इन दिस स्पेस। दे ऑलरेडी हैव 180 and 250 प्लेन का ऑर्डर पेंडिंग। We believe the current policy announced by the government of India should be significantly positive for the companies which are operating in this space. Indigo, which is a better performing company, will continue to consolidate the position and we believe the stock should be going places. No doubt आपको नुकसान हो रहा है, पोजीशन बनाए रखिए। You should be making very superior returns in this stock. जी बिल्कुल, तो आपको बने रहने की यहाँ पर सलाह दी गई है।